हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स नाउ। आज है 11 मार्च 2024 और आज हम डिस्कस करेंगे 11 मार्च 2024 के द हिंदू न्यूज़पेपर के न्यूज़ आर्टिकल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले न्यूज़ आर्टिकल से। आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में है। जैसा हमने कल की न्यूज़ में भी देखा था कि एक इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा अपना रेजिग्नेशन दिया गया, जिसको जो रेजिग्नेशन इलेक्शन कमिश्नर अपना प्रेसिडेंट को देता है और प्रेसिडेंट के द्वारा उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर दिया गया। उसी के बारे में आज भी न्यूज़ है और ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ है ये मेनली इलेक्शन कमिश्नर का जो रेजिग्नेशन था के बारे में है। उनके क्या डिफरेंसेस थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, और ये सारी चीज़ें हमारे लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्म्ड किया गया था 1950 में। 25 जनवरी 1950 को इसको स्टैब्लिश किया गया था और इसी कारण से 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे भी मनाया जाता है। तो 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फॉर्मेशन के कारण से बनाया जाता है। 1950 में एस्टेब्लिश किया गया था। ये अपना जो काम है वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंतर्गत करता है। हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में, निर्वाचन सदन, और इसके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो हैं राजीव कुमार, जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। इसके साथ ही ये जो रेजिग्नेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा दिया गया, इसके साथ ही अभी आज के टाइम में केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही इलेक्शन कमीशन को देखने वाले सिंगल मेंबर बचे हैं, इसलिए अब ये सिंगल मेंबर बॉडी बन गई है। तो यहाँ पर इस न्यूज़ में ये भी बताया गया है कि 15 मार्च तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो 2 वैकेंसीज क्रिएट हुई हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, उनको फिल करने के लिए जो कमेटी है वो फॉर्म करेगी और फाइनल अपॉइंटमेंट किया जाएगा इलेक्शन कमिश्नर का। अब इलेक्शन कमिश्नर को किस तरह से अपॉइंट किया जाता है, उससे पहले हम इलेक्शन कमीशन के बारे में और जो डिटेल्स यहाँ पर दी गई है वो देख लेते हैं। पहला जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा स्टैब्लिश किया गया है और ये इसी कारण से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहलाती है। इसके साथ ही इसको जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका इसका मेंशन किया गया वो है आर्टिकल 324 में। तो आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को के बारे में बताता है और इसको इस्टेब्लिश किया गया है टू कंडक्ट एंड रेगुलेट इलेक्शंस इन इंडिया। इंडिया में जो इलेक्शन है नेशनल लेवल के और स्टेट लेवल के, उनको कंडक्ट करने, उनको करवाने और रेगुलेट करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बनाया गया है। इसका जो 324 आर्टिकल में मेन काम बताया गया है वो है टू सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन। और ये कौन कौन से इलेक्शन करवाता है? पहला ये करवाता है पार्लियामेंट का इलेक्शन, सेकंड नंबर पे है स्टेट लेजिस्लेचर्स का इलेक्शन, थर्ड नंबर पे है ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और फोर्थ नंबर पे है ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये 4 मेजर इलेक्शन हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। लोकसभा का इलेक्शन और स्टेट लेजिस्लेचर्स विधानसभा का इलेक्शन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो इलेक्शन होता है और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन, ये चारों इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा करवाए जाते हैं और इस कारण से ये कॉमन है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए। इसके अलावा आर्टिकल 324 के अकॉर्डिंग एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट भी स्टैब्लिश किया गया है, जो किस तरह से जो इलेक्शंस है वो करवाए जाएंगे उनके बारे में डिटेल में डिस्क्राइब करता है, बाकी सारे नॉर्म्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो मेनली हमारे लिए आर्टिकल 324 इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट इंपॉर्टेंट है। किस तरह से इलेक्शन करवाए जाते हैं वो डिटेल में इस पर्टिकुलर एक्ट में दिया गया है। अब इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट 15 मार्च तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाना चाहिए। इसके लिए एक अलग कानून है, एक अलग लॉ है जो पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया है और करंट में ये जो लॉ है वो अभी विंटर सेशन में दिसंबर महीने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पास किया गया था। तो जो 2 वैकेंसीज अभी इलेक्शन कमीशन में हैं उनको फिल किया जाएगा और इस नए नए एक्ट से 2 इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया जाएगा। इस पर्टिकुलर एक्ट के बारे में भी कंट्रोवर्सी जब ये पास किया गया था तब से चल रही है, बिकॉज जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है उसमें पहले तो एक सर्च कमेटी बनाई जाती है जो मिनिस्ट्री लेवल पे होती है। उसके बाद वो सर्च कमेटी कुछ नाम्स को सजेस्ट करती है, फाइनल अपॉइंटमेंट कमेटी उसका उस सर्च कमेटी के बेसिस पे ही सिलेक्शन करती है या उसको सिलेक्शन कमेटी कहा है। तो सारी जो कंट्रोवर्सी है वो सिलेक्शन कमेटी को लेकर है। इससे पहले जो सिलेक्शन कमेटी थी उसमें प्राइम मिनिस्टर,
के साथ-साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होते थे और उसके साथ ही लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। ये 3 मेंबर की कमिटी थी, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2023 के दिसंबर महीने में विंटर सेशन में जो बिल पास हुआ था, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा के पीएम अपॉइंटेड एक सेंट्रल मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर को उस पर्टिकुलर सिलेक्शन कमिटी में रखा गया, जिसको लेकर ये जो कंट्रोवर्सी है वो इस एक्ट के बारे में है। तो अभी का जो कानून है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंक्लूड नहीं करता है सिलेक्शन कमेटी में, और इस समय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इसके साथ ही एक यूनियन मिनिस्टर जिसको भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे, और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, ये 3 मेंबर की सिलेक्शन कमेटी बनी होगी और ये 3 मेंबर ही डिसाइड करेंगे कि कौन इलेक्शन कमिश्नर बनेगा, जो 2 पोस्ट वैकेंट हैं उसमें। तो इसकी जो प्रोसेस है, पहले सर्च कमेटी बन रही है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के सेक्रेटरी और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के सेक्रेटरी, जो सिलेक्शन कमेटी या सर्च कमेटी में होंगे, वो सर्च कमेटी हर एक के लिए 5-5 नाम सजेस्ट करेगी हर एक वैकेंसीज के लिए, और उन 5-5 नामों को फाइनल उनमें से 2 नाम सिलेक्ट किए जाएंगे सिलेक्शन कमेटी के द्वारा। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, ये प्रोसेस है अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर का, जो 15 मार्च तक अपॉइंट किया जाना है, और उसके बाद लोकसभा के जो इलेक्शन हैं वो करवाए जाने हैं। तो काफ़ी क्रिटिकल ये पूरा मुद्दा माना जा रहा है, क्योंकि लोकसभा के जो इलेक्शन है ये बहुत बड़े लेवल पे, इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे इसकी प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है, और इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा जो रेजिग्नेशन कुछ दिनों पहले लोकसभा के इलेक्शन से दिया गया, इसीलिए ये जो काम है बहुत जल्दी किए जाने की संभावना है। इसी मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना एक फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मुद्दे को लेकर बोला है कि 2 हेड इलेक्शन कमीशन जैसी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। एक हेड चाहे वो कितना भी वाइस हो, इस पूरी कंट्री के डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को देख के एक हेड के द्वारा ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी की रखवाली करता है, एक हेड से बेटर है 2 हेड रहें। और इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के भी 2 वर्डिक्ट हैं। पहला वर्डिक्ट है 1991 का, जो एक डिवीज़न बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था। इस वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ये जो पर्टिकुलर वर्डिक्ट है ये है एसएस धनोवा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि 1 पर्सन एट द हेल्म ऑफ पावरफुल पोल बॉडी वाज अगेंस्ट द टीनेंट ऑफ डेमोक्रेटिक रूल, यानी डेमोक्रेसी के लिए या किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए एक पर्सन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसी बॉडी का ये अगेंस्ट होगा डेमोक्रेटिक रूल के। एक सिंगल इंडिविजुअल, फिर चाहे वो कितना भी कैपेबल क्यों ना हो, जो भी पुल्स एंड प्रेशर्स हैं, अगर वो हैंडल करेगा तो डेमोक्रेसी के बेसिक टीनेंट्स के अगेंस्ट होगा। हाउएवर व्हेन वास्ट पावर आर एक्सरसाइज्ड बाय एन इंस्टीट्यूशन व्हिच इज अकाउंटेबल टू नन, अगर एक ही मेंबर हो और वो किसी के लिए अकाउंटेबल ना हो, तो ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को वीक करने का काम करेगा। इट हेल्प्स टू एश्योर जुडिशियसनेस एंड वांट ऑफ आर्बिट्रेरीनेस। तो एक मेंबर अगर होगा तो आर्बिट्रेरीनेस की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, इसलिए कम से कम 2 मेंबर बेटर होंगे इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो कंट्री में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश और बनाए रखने का काम करती है। इसके अलावा इससे ये जो सुप्रीम कोर्ट का थिंकिंग है उसके विपरीत जाके एक टीएन सेशन केस का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि सिंगल मेंबर बॉडी भी हो सकती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट के ही 2 डिसीजन आपस में एक तरह से एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। सेकंड केस में टीएन सेशन के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि द लाइन इन द जजमेंट रीड्स दैट इलेक्शन कमीशन कुड ईदर बी सिंगल मेंबर बॉडी और मल्टी मेंबर बॉडी, द डिस्क्रिप्शन वाज दैट ऑफ द प्रेसिडेंट। और अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उसको सिंगल मेंबर बॉडी भी बनाया जा सकता है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर टीएन सेशन केस का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, ये संविधान के आर्टिकल 324 को रीड करते हुए बोला गया था। आर्टिकल 324 वो आर्टिकल है, जैसे हमने अभी देखा था कि सुप्रीम कोर्ट का बेसिक आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 324 आर्टिकल के थ्रू ही किया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इंटरफेयर किया था 324 आर्टिकल के क्लॉज 2 को, विच सेड कि इलेक्शन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सच नंबर ऑफ अदर कमिश्नर्स इफ एनी एज द प्रेसिडेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स। मतलब कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो होगा ही होगा, इसके साथ ही जितने इलेक्शन कमिश्नर प्रेसिडेंट चाहे उतने
टाइम के हिसाब से वो डिसाइड कर सकता है। तो प्रेसिडेंट के विल पे है, या प्रेसिडेंट की एक तरह से डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन तो नहीं कहेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट अगर चाहे तो वो सुप्रीम को इलेक्शन कमिश्नर को सिंगल मेंबर बॉडी बना सकता है। ये संविधान के आर्टिकल 324 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया था, आर्टिकल 324 क्लॉज 2। तो सुप्रीम कोर्ट के जो दो वर्डिक्ट हैं, एस एस धनोवा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1991 और टी एन सेशन केस जो 1995 का था, ये आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। लेकिन ये अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने ये पहले वाले डिसीजन जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि दो हेड बेटर हैं सिंगल हेड से, उसको सपोर्ट करते हुए बेंच गोज ऑन टू एग्री विद एस धनोवा जजमेंट दैट मल्टी मेंबर इलेक्शन कमीशन वाज परफेक्टली इन ट्यून विद प्लेन लैंग्वेज ऑफ आर्टिकल 324। तो बेसिक अगर मोटा मोटा आर्टिकल 324 को हम देखें तो ये सपोर्ट करता है मल्टी मेंबर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, जो बोलता है कि सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन एन इलेक्शन कमीशन। तो ये दो वर्डिक्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सुप्रीम जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें सुप्रीम कोर्ट का अपना क्या ओपिनियन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर्स के बारे में और उनके अपॉइंटमेंट के बारे में, तो यहाँ वहाँ पर ये जो दो वर्डिक्ट हैं वो कोट किए जा सकते हैं, जिससे आंसर राइटिंग में का अच्छा एक बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया और 4 यूरोपियन नेशंस के ब्लॉक के बीच जो अभी कल की डेट में एग्रीमेंट हुआ है उसके बारे में। ये एग्रीमेंट हमने कल भी देखा था, आज फिर थोड़ा इसको जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। इंडिया और 4 यूरोपियन नेशंस के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जा चुका है। ये जो 4 कंट्री हैं ये हैं आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड। और इस एग्रीमेंट का गोल है $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में किया जाएगा अगले 15 सालों में, और इसके साथ ही 1 मिलियन जॉब भी क्रिएट किए जाएंगे इंडिया में। ये कंडीशन है इस एग्रीमेंट की। और इस एग्रीमेंट का जो ऑफिशियल नाम है वो है टेपा, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इट मार्क्स सेकेंड सच फुल फ्लेज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइंड आफ्टर इंडियाज एग्रीमेंट विद यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ भी इंडिया इस तरह का एक एग्रीमेंट साइन कर चुका है, और ये इंडिया के लिए दूसरा टेपा एग्रीमेंट है, दूसरा ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है आफ्टर यूएई, एंड दिस विल सी कंसिडरेबल टैरिफ रिडक्शन, इंक्रीज मार्केट एक्सेस एंड सिंप्लीफाई कस्टम प्रोसीजर। तो जैसे हमने कल भी देखा था कि जो मार्केट एक्सेस की जहाँ तक बात है उसमें इस एग्रीमेंट के थ्रू यूरोपियन नेशंस को ज़्यादा फायदा मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इंडिया के लिए जो मार्केट एक्सेस है यूरोपियन कंट्रीज़ में, वो जिन चीज़ों में इंडिया अभी करेंटली ट्रेड कर रहा है उनमें ऑलरेडी टैरिफ बहुत कम है। और अगर एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहाँ पर टैरिफ और बाकी अदर नॉन टैरिफ रेस्ट्रिक्शन इतनी हाइयर है कि इंडिया के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है ये बहुत ही कम मात्रा में एक्सपोर्ट किए जाते हैं इन कंट्री में। अगर इन प्रोडक्ट्स का जो मार्केट एक्सेस है यूरोपियन कंट्रीज़ में बढ़ता है तो ये फ़ायदा बिना किसी प्रॉब्लम के, तो ये पर्टिकुलर एग्रीमेंट इंडिया के लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पर बताया गया कि फॉर द फर्स्ट टाइम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑल्सो इंक्लूडेड ए चैप्टर ऑन कमिटमेंट टू ह्यूमन राइट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो पहली बार किसी एग्रीमेंट में ह्यूमन राइट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे भी एक चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया गया, चैप्टर रखा गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अगर टेपा पे ये क्वेश्चन आए कि ये जो एग्रीमेंट है ये पूरी तरीके से इकोनॉमिक जो एस्पेक्ट हैं उनके साथ डील करता है, तो वहाँ पर वो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर कमिटमेंट एक चैप्टर में कमिटमेंट है कि ह्यूमन वैल्यूज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी प्रमोट किया जाएगा। एग्रीमेंट विल केम इनटू फोर्स आफ्टर रेटिफिकेशन बाय ईएफटीए स्टेट्स एंड देयर पार्लियामेंट। तो अब ये एग्रीमेंट अभी साइन होने के इमीडिएटली बाद इफेक्टिव नहीं हुआ है। ये जो 4 कंट्रीज़ हैं, जो 4 यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाली कंट्रीज़ हैं, आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, इन कंट्रीज़ की जो पार्लियामेंट है वो भी रेटिफाई करेगी अपने अलग अलग पार्लियामेंट में इस एग्रीमेंट को, उसके बाद ही ये पर्टिकुलर एग्रीमेंट इफेक्टिव होने वाला है, जो उम्मीद की जा रही है कि इस साल के एंड तक हो जाएगा। इस टेपा एग्रीमेंट के चैप्टर 7 जो है वो डील करता है इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड कोऑपरेशन से। इसमें 2 साइड शेयर की गई हैं। पहली साइड है ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई इंक्रीज करने का ऑब्जेक्टिव है फ्रॉम
दीज 4 कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, इनटू इंडिया। और ये एग्रीमेंट है कि अगले 10 सालों में 10 सालों में $50 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है वो करेंगी ये 4 कंट्रीज इंडिया में, और आगे आने वाले 5 साल में बाकी 50 साल का एग्रीमेंट, बाकी $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में किया जाएगा। It will also aim to facilitate the generation of 11 million jobs within 15 years। तो 10 साल में 50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आएगा इंडिया में, और फिर अगले 5 साल में 50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आएगा, और पूरे 15 साल में 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट की जाएंगी। ये चैप्टर 7 बताता है इस एग्रीमेंट का, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड कोऑपरेशन के बारे में बोलता है। इसके अलावा अगर जो गोल है ये 15 साल में नहीं पूरा होता है तो 3 साल के ग्रेस पीरियड की बात की गई है, उसके साथ ही साथ 2 साल के निगोशिएशन की बात भी की गई है। मतलब 5 साल का एक तरह से बातचीत और ग्रेस पीरियड को मिलाकर टाइम दिया गया है। इंडिया विल बी एंटाइटल्ड टू विड्रॉइंग सम ऑफ इट्स ट्रेड कंसेशन टेम्परेली। ये एग्रीमेंट बताता है कि अगर ये जो कमिटमेंट है फुलफिल नहीं किया गया तो इंडिया टेम्परेरी ट्रेड कंसेशंस को रोक भी सकता है। अब नेक्स्ट न्यूज़ है गिग वर्कर्स के बारे में। ये एक स्टडी बताती है कि गिग वर्कर्स सफ़र फ्रॉम लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड रेगुलेशन। ऑलमोस्ट अ थर्ड ऑफ ऐप बेस्ड कैब ड्राइवर्स, जो करीब 1/3 ऐसे ऐप बेस्ड गिग वर्कर हैं या ड्राइवर्स हैं जो 14 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं, वाइल 83% से ज़्यादा ऐसे हैं जो 10 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं, और 60% ऐसे लोग हैं जो 12 एक दिन में 12 घंटे से भी ज़्यादा काम करते हैं। ये एक सर्वे किया गया था 10,000 इंडियन कैब ड्राइवर्स, गिग वर्कर्स और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में काम करने वाले लोग हैं उनका, उसके बाद ये जो आंकड़ा है वो जारी किया गया। तो 83% लोग 10 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि इन इतना ज़्यादा काम के बाद जो सोशल सिक्योरिटी या रेगुलेशंस है वो गिग वर्कर्स के लिए अभी के लीगल फ्रेमवर्क में, अभी के सिनेरियो में देखी नहीं जा रही है। तो इस स्टडी के द्वारा ये रिकमेंड किया गया है to provide stronger social security for app-based worker and called on the government to exercise oversight on fairness of algorithms and mechanism used by platform to monitor such workers। तो पहले तो गवर्नमेंट इन गिग वर्कर्स के बारे में कुछ सोचे और इनकी जो कंडीशन है, वर्किंग कंडीशन, इनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम करे। इसके अलावा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, अलग अलग कंपनीज हैं जिनके साथ अटैच्ड होकर ये वर्कर्स काम करते हैं, उनकी जो एल्गोरिदम है और किस तरह से इन वर्कर्स को और ज़्यादा काम करवाया जाता है, उस एल्गोरिदम को देखे गवर्नमेंट, और वो एल्गोरिदम इन वर्कर्स के लिए फेयर हो। ऐसा नहीं है कि कंपनी के लिए ही ये सारा काम प्रॉफिटेबल तरीके से चल रही है और वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करने का काम कर रही है। तो वो पर्टिकुलर एल्गोरिदम फेयर हो इन वर्कर्स के लिए भी, इनके बारे में भी सोचे और ऐसे वर्कर्स की मॉनिटरिंग की जा सके जिससे इनकी सोशल सिक्योरिटी बढ़ाई जा सके। तो पहले हम देखते हैं गिग वर्कर्स क्या होते हैं। गिग वर्कर्स इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करने वाले वर्कर्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं किसी फर्म के साथ, या इंडिविजुअल अलग अलग भी ये लोग किसी कंपनी से टाई अप करके ऑन कॉल पे काम करते हैं। और ये एक तरह से देखेंगे हम तो टेम्परेरी वर्कर्स होते हैं, ये पेरोल पे नहीं होते। गिग वर्कर्स एक एग्रीमेंट करते हैं किसी भी कंपनी के साथ उनकी सर्विसेज डिलीवर करने के लिए या प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए, और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जो क्लाइंट्स हैं उनको सर्विसेज या प्रोडक्ट सप्लाई करने का ये काम करते हैं। ज़्यादातर कंट्रीज़ में लीगल फ्रेमवर्क में क्लासिफाई किया गया है। ज़्यादातर डेवलप कंट्रीज़ में इनके लिए लीगल फ्रेमवर्क कुछ में डिफाइन किया गया है, कुछ में अभी भी उस पर बातें की जा रही हैं। कंपनियां अगर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उन कंपनियों की हम बात करें तो वो बोलते हैं कि ये जो गिग वर्कर्स हैं वो उनके इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, मतलब वो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और हम उनको काम देते हैं। तो हमारा जो एग्रीमेंट है वो केवल काम को लेकर है, बाकी सोशल सिक्योरिटी से हमें कोई मतलब नहीं है। ये कंपनियों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना से है। इसके अलावा जो लेबर एडवोकेट्स हैं, ऑर्गेनाइज लेबर एडवोकेट्स, उनका कहना है कि कंपनियों के साथ ये एज ए कॉन्ट्रैक्ट काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं, लेकिन इनसे जो काम है और सारी कंडीशन है वो एम्प्लॉयज़ की तरह ही है, इसलिए इनको एम्प्लॉयज़ वाली जो सुविधाएं हैं वो दी जानी चाहिए। दिस वुड लीगली रिक्वायर कंपनीज टू प्रोवाइड फुल सूट ऑफ एम्प्लॉयज़ बेनिफिट्स। एम्प्लॉय बेनिफिट्स क्या होते हैं? फुल टाइम टाइमली जो पेमेंट है वो होना चाहिए, जो ओवर टाइम का काम करवा रहे हैं ओवर टाइम का अलग पैसा दिया जाना चाहिए, पेड सिक लीव होनी चाहिए, एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड हेल्थ केयर
जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को देती है वो हेल्थ केयर होना चाहिए, बार्गेनिंग का राइट होना चाहिए, इंश्योरेंस की सुविधा होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इनको अभी सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई सुविधा नहीं दी जाती। तो इन वर्कर्स का, लेबर ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना है कि इनको एम्प्लॉयज़ वाली सुविधा दी जानी चाहिए बिकॉज़ वो एम्प्लॉयज़ से कम काम कर नहीं नहीं कर रहे हैं और कंपनियाँ कहती हैं कि ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो इसी बात को लेकर ये जो डिबेट है वो हो रही है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का रोल बड़े लेवल पे आता है कि गवर्नमेंट देखे एक्चुअल कंडीशन, एक्चुअल सिनेरियो और एक लीगल फ्रेमवर्क बनाए जिससे कि इन वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी दी जा सके। नेक्स्ट आर्टिकल है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में। सेंट्रल अभी ये कंसीडर कर रहा है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एक मडीगा कास्ट है, उसको नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट में इंक्लूड करने की जो बात है यहाँ पर इस आर्टिकल में की गई है। हमारे एग्जाम के लिए दो पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, एक तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और दूसरा है मडीगा कम्युनिटी। दो कम्युनिटी है यहाँ पर, एक है मडीगा कम्युनिटी और दूसरी है माला कम्युनिटी। ये दोनों कम्युनिटी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की कम्युनिटी हैं, पहली है मडीगा कम्युनिटी और दूसरी है माला कम्युनिटी। मडीगा कम्युनिटी यहाँ पर माइनॉरिटी में है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, और माला कम्युनिटी मेजॉरिटी में है। तो मडीगा कम्युनिटी को नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट में जो उनका पार्टिसिपेशन है वो बढ़ाने की बात की जा रही है। गवर्नमेंट ने इसके लिए एक कमिटी बनाई है टू लुक इनटू सब कैटेगराइजेशन ऑफ डिमांड फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल कम्युनिटी दैट फाउंड देमसेल्फ टू बी मोस्ट बैकवर्ड अमंग सुप्रीम शेड्यूल कास्ट। तो शेड्यूल कास्ट में कुछ कम्युनिटी ऐसी हैं जिनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है रिजर्वेशन से, कुछ कम्युनिटी ऐसी हैं जिनको बहुत कम फ़ायदा मिला है। तो यहाँ पर जिनको बहुत कम फ़ायदा मिला है उनमें मडीगा कम्युनिटी की डिमांड है कि उनको उनके लिए सब कैटेगराइजेशन किया जाए और उनको भी नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट में पार्टिसिपेशन उनका बढ़ाया जाए। तो यहाँ पर नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट के बारे में हम देखते हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत अपना काम करती है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में, और इसका जो काम है, इसका काम है टू प्रोवाइड सेफगार्ड अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट देयर सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इंटरेस्ट। तो ये शेड्यूल्ड कास्ट का जो एक्सप्लॉइटेशन है उसको रोकने के लिए काम करती है शेड्यूल कास्ट, और एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का एक्सप्लॉइटेशन रोकने के लिए काम करती है, और इन दोनों कम्युनिटी का जो सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक और कल्चरल इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अब इसका क्या आर्टिकल, किस आर्टिकल के अंतर्गत ये नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट बनाया गया है? नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट को बनाया गया है आर्टिकल 338 के अंतर्गत। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 338। और आर्टिकल 338 ए, आर्टिकल 338 ए डील करता है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब से। तो दो आर्टिकल हैं नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट के लिए, आर्टिकल है आर्टिकल 338, और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के लिए आर्टिकल है आर्टिकल 338 ए। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट स्टैब्लिश किया गया था 2004 में, 19 फरवरी 2004 को, और ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत काम करता है। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में और इसके मिनिस्टर है वीरेंद्र कुमार खतिक। अब नेक्स्ट आर्टिकल है रिपोर्ट टर्न्स स्पॉटलाइट ऑन इंडिया जीरो फूड चिल्ड्रन। एक रीसेंट स्टडी की गई है जिसने इंडिया को रैंक किया है, इंडिया थर्ड हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन वाली कंट्री बन गई है, ऐसे चिल्ड्रन जिन्होंने 24 घंटे में खाना नहीं खाया है। एक्सपर्ट का कहना है कि रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से जो माल न्यूट्रिशन की और लेस न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है वो कंट्री में काफ़ी बड़े लेवल पे देखी जा रही है। ये जो स्टडी है ये पब्लिश की गई है पीयर रिव्यूड जामा नेटवर्क ओपन जर्नल में, विच फाउंड द प्रिवलेंस ऑफ जीरो फूड चिल्ड्रन इन इंडिया एट 19.3%। तो करीब 20% जीरो फूड चिल्ड्रन की संख्या इंडिया में है, ड्राइविंग अटेंशन टू एक्सट्रीम फूड डेप्रिवेशन अमंग चिल्ड्रन, जो बताता है कि बहुत ज़्यादा फूड डेप्रिवेशन है चिल्ड्रंस में। ये स्टडी इंडिया को रैंक करती है थर्ड हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ जीरो फूड चिल्ड्रन अबव ओनली गुनिया एंड माली। तो अफ्रीका में गुनिया और माली ये दो कंट्रीज हैं, इनके बाद इंडिया का नंबर आता है ऐसे चिल्ड्रन
के नंबर में, परसेंटेज में, जो बहुत ज़्यादा लेवल पे ज़ीरो फूड चिल्ड्रन हैं जिनको 24 घंटे से खाना नहीं मिल रहा है। ये स्टडी ये बताती है। इन टर्म्स ऑफ नंबर, इंडिया हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ ज़ीरो फूड चिल्ड्रन एट मोर देन 6 मिलियन। नंबर में तो इंडिया हाईएस्ट है। एक इसके अलावा दूसरी स्टडी है जो 2023 में पब्लिश की गई थी इन ई क्लिनिकल मेडिसिन, पार्ट ऑफ नोटेड लैंसेट डिस्कवरी साइंस का एक पार्ट है, उसमें ये पब्लिश की गई थी ये पर्टिकुलर स्टडी जो बताती है कि यूपी अलोन अकाउंट्स फॉर 28.4 ऑफ ज़ीरो फूड चिल्ड्रन। तो यूपी में, केवल यूपी में 28% ऐसे ज़ीरो फूड चिल्ड्रन हैं। तो ज़ीरो फूड चिल्ड्रन के रिगार्डिंग एक ये रिसेंट स्टडी है और 2023 में भी एक स्टडी आ चुकी है। इंडिया नंबर ऑफ चिल्ड्रन में इंडिया नंबर 1 है और इंडिया में यूपी नंबर 1 है। स्टेट ऑफ यूपी में 28% ऐसे चिल्ड्रन है। इसके बाद बिहार का नंबर आता है, फिर राजस्थान का नंबर आता है, फिर मध्य प्रदेश का नंबर आता है। तो 4 स्टेट जिसमें सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम है वो है यूपी, फिर बिहार, फिर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान और फिर एमपी, विच अकाउंट्स फॉर, ये सारे स्टेट मिल के करीब 2/3 ऑफ टोटल ज़ीरो फूड चिल्ड्रन की संख्या रखते हैं। इनके जो कारण हैं वो यहाँ पर ऑथर के द्वारा बताए गए हैं कि पॉवर्टी, मार्जिनलाइजेशन इन इकोनॉमिक बैकग्राउंड, एक तो पॉवर्टी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ी है, पॉवर्टी हो गया, मार्जिनलाइजेशन इन इकोनॉमिक बैकग्राउंड, दूसरा है रैपिड अर्बनाइजेशन, और जो फैमिलीज, न्यूक्लियराइजेशन ऑफ फैमिलीज हो रहा है, ज़्यादातर अर्बन एरियाज में न्यूक्लियर फैमिली का जो सिस्टम बढ़ता जा रहा है वो भी कारण एक बड़े लेवल पर कंट्रीब्यूट करता है ज़ीरो फूड चिल्ड्रन की संख्या बढ़ने में। इसके साथ ही जो अवेयरनेस है अबाउट न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन एंड मिसकॉन्सेप्शन, ये भी दूसरे कारण माने जा सकते हैं। लोगों को मालूम ही नहीं है कि जो न्यूट्रिशनल फूड होता है चिल्ड्रन के लिए वो कितना दिया जाना चाहिए उन्हें रेगुलर बेसिस पे, और कुछ मिसकॉन्सेप्शन भी हैं जिसकी वजह से ये अर्बनाइजेशन के टाइम में लोगों को एक तो टाइम नहीं है और एनर्जी नहीं है कि बच्चों के बारे में इतना सोच सके और उनको जो ज़रूरी न्यूट्रिशन है वो दिए। ये भी अर्बनाइजेशन का एक दूसरा एस्पेक्ट है जो ज़ीरो फूड चिल्ड्रन की संख्या बढ़ने में कंट्रीब्यूट करता है। वुमेन फ्रॉम अंडर प्रिविलेज इकोनॉमिक बैकग्राउंड वर्क टू सस्टेन देयर फैमिलीज, जो अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड की वुमेन है वो काम करना, उन लोगों को काम करना पड़ता है ताकि उनके फैमिली सस्टेन कर पाए, ताकि वो लोग कमा के खा सकें, जिसकी वजह से क्या होता है, इनसफिशिएंट टाइम टाइम की कमी हो जाती है। इन बच्चों पे ध्यान देने का जो टाइम होता है वो इग्नोर किया जा रहा है। इसके अलावा भी जो मदर हैं इन इस बैकग्राउंड से जो आती हैं उन दे हैव इनसफिशिएंट टाइम टू कॉम्प्लीमेंट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर चिल्ड्रन अबव 6 ईयर्स ऑफ एज। तो छोटे बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग का भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से इनमें माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा बढ़ी है। इसके साथ ही अर्बन और रूरल एरियाज में जो न्यूक्लियर फैमिली का सिस्टम आ रहा है, सो देयर इज नो वन टू इन्वेस्ट टाइम एंड एनर्जी रिक्वायर्ड टू फीड ए चिल्ड्रन। न्यूक्लियर एनर्जी में किसी के पास ना टाइम है ना एनर्जी है कि इन बच्चों पे ध्यान दें और उनके जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल की जा सके। तो अर्बनाइजेशन भी एक बहुत बड़ा कारण है इनकी संख्या बढ़ने में। Lack of awareness about nutritional need of children and social misconception also contribute to increasing number। तो ये जो कुछ कारण हैं इनको दूर किए जाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट न्यूज़ है 7,396 गोल्डन लंगूर्स इंडिया में हैं। तो गोल्डन लंगूर्स की जो टोटल संख्या है इंडिया में उसके बारे में एक सर्वे किया गया है और 7,396 गोल्डन लंगूर्स इंडिया में हैं और मेजॉरिटी ऑफ दीज जो एनिमल्स हैं ये नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में पाए जाते हैं। देयर आर एन एस्टिमेटेड 7,396 गोल्डन लंगूर्स इन इंडिया, ये लेटेस्ट सर्वे ऑफ प्राइमेट बताता है। एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉपुलेशन एस्टिमेशन किया गया इस एंडेंजर्ड प्राइमेट का जो 2 फेजेस में किया गया था बाई प्राइमेट रिसर्च सेंटर, असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेशनल हिस्ट्री एंड कंजर्वेशन हिमालयाज। तो ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं इन सारे ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके 2 फेजेस में गोल्डन लंगूर्स की संख्या को काउंट किया इंडिया में और फाइनली सेकंड फेज कंप्लीट होने के बाद ये बताया कि 7,396 गोल्डन लंगूर्स इंडिया में हैं। जो भी इंटायर पॉपुलेशन रेंज ऑफ गोल्डन लंगूर है ये मेनली मनस बायोस्फीयर रिजर्व और उसके आसपास के फ्रेगमेंटेड फॉरेस्ट में है असम के।
फर्स्ट फेज़ 2020 में हुआ था और सेकंड फेज़ इसका हुआ था 2021 में। फर्स्ट फेज़ में मानस बायोस्फीयर रिजर्व और उसके आसपास रिपुआ फॉरेस्ट रिजर्व और राइमा नेशनल पार्क, चिरंग फॉरेस्ट रिजर्व और मानस रिजर्व नेशनल पार्क और मानस रिवर के आसपास के एरिया को कंसीडर किया गया था। तो मानस नेशनल पार्क उसके आसपास के एरिया फर्स्ट फेज़ में कंसीडर किए गए थे और उसके बाद सेकंड फेज़ में जो फ्रेगमेंटेड फॉरेस्ट हैबिटेट गोल्डन लंगूर्स का है, असम के एरिया में, वेस्टर्न असम में, उसको काउंट किया गया था। फाइनली इनकी संख्या 7,396 बताई गई। तो पॉपुलेशन ऑफ गोल्डन लंगूर इज डिवाइडेड इनटू टू मेजर सब पॉपुलेशन। पहला है नदर्न extended population which encompasses the western part of Manas Biosphere Reserve, जो संकोस रिवर से मनस रिवर तक फैली हुई है इंडिया और भूटान के बॉर्डर में। और इसके बाद कुछ सदर्न पार्ट में फ्रेगमेंटेड गोल्डन लंगूर्स का एरिया है। तो पूरे जो गोल्डन लंगूर मेनली असम में पाए जाते हैं और वहाँ पर ही जो सर्वे है वो किया गया है और इनकी संख्या बताई गई है। वर्ल्ड न्यूज़ है, एक बिल फ्रांस पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाना है मई महीने में, उसके बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है। ये जो बिल है ये प्रोवाइड कर रहा है अ बिल ऑन असिस्टेड डाइंग वुड गो बिफोर पार्लियामेंट में। असिस्टेड डाइंग से रिलेटेड है। तो ये जो पूरा मुद्दा है ये यूथेनेसिया से रिलेटेड। ये यूथेनेसिया क्या होता है? यूथेनेसिया एक कंडीशन है जिसमें किसी पेशेंट्स की जो कंडीशन है वो रिकवर नहीं होती और उस समय पेशेंट डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि उसको मरने दिया जाए। तो यूथेनेसिया से रिलेटेड अभी तक फ्रांस में ऐसी कंडीशन है कि जो भी पेशेंट्स हैं इन पेन विशिंग टू एंड देयर लाइफ हैव हैड टू ट्रैवल अब्रोड। और फ्रांस में यूथेनेसिया एक्टिव यूथेनेसिया से रिलेटेड जो है वो लॉ एग्री नहीं करता उस बात पे। 2005 का एक लॉ फ्रांस का आया था जिसने लीगलाइज किया था पैसिव यूथेनेसिया। पैसिव यूथेनेसिया क्या होता है? सच एज विथ होल्डिंग आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट एज ए राइट टू डाई। तो राइट टू डाई की यहाँ पर बात की जा रही है। पैसिव यूथेनेसिया अलाउ किया गया था फ्रांस में 2005 में। और पैसिव यूथेनेसिया में पेशेंट रिक्वेस्ट नहीं करता किसी डॉक्टर को। पेशेंट की कंडीशन ही ऐसी होती है कि अगर उसको लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम ना दिए जाएं तो पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम का काम रोकने को ही पैसिव यूथेनेसिया कहा जा सकता है। 2016 में एक लॉ आया था फ्रांस में विच अलाउ डॉक्टर्स टू कपल दिस विद डीप एंड कंटिन्यूअस सीडेशन फॉर टेम्परेरी इल पेशेंट। तो डॉक्टर्स को अलाउ किया था कि अगर डीप एंड कंटिन्यूअस सीडेशन की कंडीशन में कोई पेशेंट है या टर्मिनली इल कोई पेशेंट है और पेन में है तो उसको ये पैसिव यूथेनेसिया डॉक्टर अलाउ कर सकते हैं। लेकिन एक्टिव यूथेनेसिया वेयर बाई डॉक्टर्स एडमिनिस्टर्ड लीथल डोज, पेशेंट को लीथल डोज दी जा सकती है जो एक टर्मिनल डिजीज से जूझ रहा है, ये अभी तक इलीगल है। असिस्टेड सुसाइड, इसके अलावा एक एक्टिव यूथेनेसिया में दूसरा फॉर्म है असिस्टेड सुसाइड वेयर बाई पेशेंट्स कैन रिसीव हेल्प टू वॉलंटरली टेक देयर ओन लाइफ। ये भी बैन है। और इसी रिलेटेड जो असिस्टेड सुसाइड से रिलेटेड है, असिस्टेड डाइंग की जो कंडीशन है उसको डील करने के लिए फ्रांस में लॉ लाया जाएगा। तो फ्रांस में आज की डेट में पैसिव यूथेनेसिया अलाउड है टर्मिनली इल पेशेंट्स के लिए और जिसमें डॉक्टर अलाउ कर सकते हैं। लेकिन एक्टिव यूथेनेसिया अलाउ नहीं है। एक्टिव यूथेनेसिया में असिस्टेड सुसाइड भी अलाउ नहीं है और असिस्टेड सुसाइड से रिलेटेड ही जो लॉ है उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये थे आज के न्यूज़ आर्टिकल्स। आई होप कि आपको पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।